दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज हम बैठकों के बारे में चर्चा करेंगे, मीटिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे कि मीटिंग्स क्या होती हैं, मीटिंग्स में एजेंडा क्या होता है, मीटिंग्स में अध्यक्ष क्या होता है, मीटिंग में प्रस्ताव क्या होता है, मीटिंग में संकल्प क्या होता है, मीटिंग में कोरम क्या होता है। दोस्तों, जैसे ही हम मीटिंग शब्द नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में सिंपल सी एक बात उभर के आती है कि इसमें एक से ज्यादा व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात एक से ज्यादा व्यक्ति सम्मिलित होकर या 4, 5, 6, 7 या कितनी भी संख्या में लोग सम्मिलित होकर मीटिंग करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको मीटिंग के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारत में मीटिंग की प्राय हर संस्थान में टॉप लेवल से लेके नीचे लेवल तक मीटिंग्स होती हैं और ये प्रयास किया जाता है कि नियम, कानून, सिद्धांत, पारदर्शिता, लोगों की भागीदारी को लेकर निर्णय लिए जाएं ताकि निश्चित सिद्धांत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य किए जा सकें। इसलिए मीटिंग्स में एक से अधिक लोगों को सम्मिलित किया जाता है। मीटिंग्स वास्तव में सुझाव प्राप्त करने के लिए, नए नए विचार आमंत्रित करने के लिए होती हैं, जिससे कि सही निर्णय तक पहुंचा जा सके। बड़े बड़े संगठनों में कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, कर्मचारियों से सुझाव प्राप्त करने के लिए, व्यापार के विकास, विस्तार और व्यापार को फैलाने, नई शाखाएं खोलने, अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मीटिंग्स का आयोजन किया जाता है। मीटिंग्स व्यापारिक दृष्टि से एक सामान्य प्रक्रिया है। तो दोस्तों, हमको आज मीटिंग्स के बारे में समझना है कि मीटिंग्स का आशय क्या होता है। सामान्य अर्थों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी निश्चित स्थान पर विचार विमर्श तथा निर्णय के लिए एकत्रित होना ही मीटिंग कहलाता है। मीटिंग का एक निश्चित मसौदा होता है, एक एजेंडा होता है और जिसमें लोग एक दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। मीटिंग का उद्देश्य होता है एक ही समय, एक ही स्थान पर संगठन के सदस्यों को सूचनाएं प्रदान करना ताकि संदेश वहन में विलंब से बचा जा सके। पहले से तैयार योजना या समाप्त किए गए कार्यों पर सदस्यों को निर्देश देना, किसी जटिल विषय पर विचार विमर्श करके निर्णय लेना, संस्था के विकास, विस्तार आदि में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना, संस्था के उत्थान या विकास के लिए बैठक आयोजित कर नए नए सुझाव प्राप्त करना, किसी क्षेत्र विशेष में की गई प्रगति, उन्नति की समीक्षा करना, संगठन में नीतिगत बदलाव या किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई करने के बारे में निर्णय लेना, विवाद, भ्रांति या असहमति की स्थिति में बैठक करके समाधान निकालना, संस्थान में नवीन टेक्नोलॉजी लाने के बारे में विचार विमर्श करना, व्यापक स्तर पर स्वीकार निर्णयों को लेना, कर्मचारियों में यह एहसास पैदा करना कि संगठन उनकी चिंता करता है और उनको भागीदार बनाता है और उनके हित में निर्णय लिए जाते हैं। दोस्तों, बैठक आयोजन की एक निश्चित प्रोसीजर होती है। इस प्रोसीजर के तहत जब बैठक आयोजन से पूर्व कुछ तैयारी करनी पड़ती है, जैसे बैठक का मसौदा तैयार करना पड़ता है कि बैठक किन उद्देश्यों, किन बिंदुओं पर आयोजित की जाएगी और बैठक होने से पहले जो समिति के सदस्य होते हैं उनको निर्धारित दिवस पूर्व सूचना देनी होती है ताकि वो सब सही समय पर, सही स्थान पर उपस्थित हो सकें और बैठक में अपनी भागीदारी निभा सके और बैठक में पर्याप्त संख्या में लोग उपस्थित हो ताकि गण पूर्ति या कोरम पूरा हो सके और अगर वोट डालने की आवश्यकता पड़े या मत देने की आवश्यकता पड़े तो लोग अपना मत दे सकें। ये सब कार्य जो है, इसकी तैयारी करने का दायित्व जो है पर्सनल सेक्रेटरी का होता है, क्योंकि वो अपने बॉस की ओर से ये सब कार्य संपादित करता है। तो बैठक आयोजन की जो प्रक्रिया है वो काफी विस्तृत है। उसमें पहला बिंदु हम शामिल करेंगे
नोटिस ऑफ मीटिंग, सबसे पहले बैठक आयोजन होने से पूर्व बैठक या समिति के जो सदस्य होते हैं उनको लिखित रूप से उनके दिए गए पते पर या ईमेल पर सूचित किया जाता है। यह लगभग 21 दिन पूर्व लोगों को सूचना दी जाती है और समाचार पत्रों में या कोई न्यूज चैनल्स में या सूचना के अन्य माध्यम में अधिसूचना का प्रकाशन किया जाता है। दोस्तों, हर बैठक का एक एजेंडा होता है, कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, उनके बिंदु बनाए जाते हैं और उन बिंदुओं पर बैठक में चर्चा होती है। इसको हिंदी में कार्यसूची भी कहते हैं। इनका क्रम होता है, जैसे मान लीजिए 1 से लेके 8 तक बिंदु पर चर्चा होना है और अंत में अध्यक्ष की सहमति से किसी अन्य बिंदु पर भी विचार विमर्श हो सकता है। अध्यक्ष को पूरा पावर होता है कि किसी अन्य बिंदु पर अगर कोई सदस्य कोई मामला उठाना चाहता है तो वो अध्यक्ष से अनुमति लेकर मामले को बैठक में उठा सकता है। तो जो एजेंडा तैयार किया जाता है उसमें विभिन्न स्रोत से जानकारी प्राप्त करके एक सूची तैयार की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से पिछले एजेंडे की जो आवर्ती मदें हैं उनको शामिल किया जाता है। पिछला जो मिनट्स होता है उसकी सतत मदों को शामिल किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक सावधिक मदों को शामिल किया जाता है। अध्यक्ष तथा सदस्य जिन विषयों को शामिल करने का अनुरोध करते हैं उन बिंदुओं को एजेंडा में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद बैठक निर्धारित स्थान पर निर्धारित दिवस में आयोजित की जाती है दोस्तों, और बैठक में जिन सदस्यों को सूचित किया गया था वो सदस्यगण शामिल होते हैं। अध्यक्ष की कार्यसूची, अध्यक्ष का भी एजेंडा हो सकता है। अध्यक्ष की कार्यसूची सामान्य सूची की तुलना में ज्यादा सूचना से भरी हुई होती है तथा अध्यक्ष की टिप्पणी के लिए कागज की दाहिनी ओर खाली जगह छोड़ी जाती है। अध्यक्ष को बैठक के दौरान उपयोग में आने वाले नियम कानून सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। कोरम, दोस्तों हर बैठक में कोरम होना जरूरी है, बिना कोरम के बैठक होना संभव नहीं होता। तो कोरम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। इसे नियमों या संवैधानिक प्रावधानों द्वारा अपेक्षित अनुसार बैठक में अनिवार्य सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होती है। गण पूर्ति के बिना बैठक संभव नहीं है। अतः बैठक होने से पूर्व सेक्रेटरी का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि बैठक में निर्धारित संख्या में सदस्यों की उपस्थिति हो गई है, अर्थात गण पूर्ति सुनिश्चित हो गई है। तदुपरांत ही अध्यक्ष से अनुमति लेकर बैठक प्रारंभ की जाएगी। संसद की बैठकों में यह सदस्य संख्या 10% निर्धारित की गई है, जबकि समितियों में इसका अनुपात 25% होता है। कंपनी की बैठकों या विशेष बैठकों में यह इसमें 50% से ज्यादा उपस्थिति जरूरी होती है ताकि निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जा सके। दोस्तों, यदि किसी बैठक में पहली बार में गणपूर्ति नहीं हो पा रही है तो उस बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। फिर 1 या 2 घंटे के बाद पुनः बैठक बुलाई जाती है और जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उन सदस्यों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की जा सकती है। एक बार बैठक स्थगित होने के बाद दूसरी बार जो बैठक आयोजित की जाती है उसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होती। अध्यक्ष कौन होता है ये समझ लीजिए। हर बैठक में एक अध्यक्ष होगा। बिना अध्यक्ष के कोई बैठक नहीं होगी। यदि अध्यक्ष किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो उपस्थित सदस्यों में से जो वरिष्ठतम सदस्य होगा उसे उस बैठक की अध्यक्षता दी जाएगी और उस बैठक के लिए उसको अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। और अध्यक्षता जो व्यक्ति करता है उससे ये अपेक्षा की जाती है वो निष्पक्ष रूप से कार्य करे और संवैधानिक नियमों सिद्धांतों का पालन करे और रीति नीति से बैठक को संपन्न करवाए। अध्यक्ष की
जरूरत क्यों पड़ती है ये समझ लीजिए। अध्यक्ष किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है? अध्यक्ष बैठक की कार्यविधि का प्रबंधन तथा व्यवस्था बनाए रखता है। वह एजेंडे पर चर्चा के लिए की जाने वाली मदों का अनुमोदन करता है। क्रम अनुसार प्रश्नों को निपटाता है। चर्चा को दिशा देना, संकल्पों संशोधनों आदि को पारित करने के निर्णय में सहायक होता है। मतदान या वोट करने की अनुमति देना और परिणाम की घोषणा करता है। बैठक के कार्यव्रत मिनट्स में हस्ताक्षर करता है तथा यथा अनुमोदित कार्रवाई को सुनिश्चित करता है। बैठक के निर्देशों के अनुसार बैठक का समापन, स्थगन या लंबित करना उसके हाथ में होता है। अब आती है मोशन और रेजुलेशन की बात। प्रस्ताव और संकल्प की बैठक की कार्रवाई प्रस्ताव के आधार पर चलती है। प्रस्ताव को विचार या निर्णय लेने के लिए बैठक से पहले ही शामिल कर लिया जाता है। बैठक में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव लिखित होना चाहिए तथा बैठक के पूर्व अध्यक्ष या सचिव को सौंपा जाना चाहिए। प्रथम बैठक में सदस्यों द्वारा मौखिक रूप में भी रखा जा सकता है। किसी भी प्रस्ताव को बैठक में प्रस्तुत करने से पूर्व अध्यक्ष की अनुमति लेना आवश्यक होता है। अनुमति उपरांत जब प्रस्ताव बैठक के समक्ष लाया जाता है तो इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद यदि इस प्रस्ताव को समर्थन मिलता है तो यही प्रस्ताव पारित माना जाता है और इसे फिर संकल्प का दर्जा दिया जाता है। रेजुलेशन कहलाता है। संकल्प को स्वीकार किए जाने तथा कार्यव्रत या मिनट्स में दर्ज किए जाने के बाद यह बैठक का कार्यलयी निर्णय बन जाता है। संकल्प दो प्रकार के होते हैं, जनरल रेजुलेशन और स्पेशल रेजुलेशन। समान संकल्प और विशेष संकल्प। समान संकल्प का मतलब जब एक संकल्प समान बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे समान संकल्प कहते हैं। समान बहुत अर्थात पक्ष में पड़े मत विपक्ष से ज्यादा हो। विशेष संकल्प का मतलब यह 3/4 बहुमत से पारित होना इसका जरूरी होता है। इस प्रकार के विशेष संकल्प के पक्ष में पड़ने वाले मत विपक्ष के मतों से 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। संशोधन, अमेंडमेंट। एक प्रस्ताव पर मतदान कराने से पहले या स्वीकार करने से पहले संशोधन प्रस्ताव लाया जा सकता है। संशोधन एक प्रकार का प्रस्ताव है जिसके द्वारा प्रस्ताव में कुछ शब्दों को जोड़ा या घटाया जाता है तथा संशोधन प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत एवं पारित होना चाहिए। जब कोई संशोधन प्रस्ताव लाया जाता है तो मूल प्रस्ताव पर चर्चा रोककर संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाती है तथा चर्चा के बाद इस पर मतदान कराया जाता है। यदि यह पास हो जाता है तो मूल प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन किया जाता है और इस प्रकार परिवर्तित प्रस्ताव को मूल प्रस्ताव कहा जाता है। यदि संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में सहमति नहीं बनती तो आधारभूत प्रस्ताव पर ही चर्चा कराई जाती है। तो दोस्तों आज आपने काफी बिंदुओं को समझा। अगला एक और बिंदु ले लेते हैं, स्थगन का, एडजर्नमेंट। संगठन के नियम एवं सावधिक प्रावधानों के अंदर अनुसार अध्यक्ष सदस्यों की सहमति से बैठक की कार्रवाई को लंबित करने के लिए स्थगित कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि बैठक की कार्रवाई को निश्चित या अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है। जब स्थगन आदेश मुख्य प्रस्ताव के लिए विधिवत रूप से प्रस्तावित समर्थित किया जाता है तो आरंभिक प्रस्ताव पर चर्चा को रोक दिया जाता है। यदि स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो उसे सहमत तिथि या अनिश्चित काल के लिए इंडेफिनिट पीरियड के लिए स्थगित कर दिया जाता है और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान किया जाता है। अध्यक्ष अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके भी बैठक को निश्चित अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है। जैसे बैठक में गणपूर्ति न हो या बैठक के दौरान अव्यवस्था फैल जाए या शोर शराबा हो रहा हो, कोई बात नहीं सुन रहा हो। फिर दोस्तों आता है वोटिंग राइट्स। किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय बहुमत के आधार पर होता है। मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक माना जाता है। मान लीजिए किसी बैठक में पक्ष में भी 10 वोट पड़े और विपक्ष में भी 10 वोट पड़े तो अध्यक्ष जिस तरफ वोट डालेगा वही पक्ष विजयी माना जाएगा। बैठक की कार्रवाई में बाधा डालने वाले सदस्यों को अध्यक्ष सस्पेंड भी कर सकता है कुछ समय के लिए। सदस्यों की बात ना
सदस्यों की बात मान्य न होने पर वे बैठक से बहिर्गमन भी कर सकते, वॉकआउट भी कर सकते हैं। पोल शब्द का प्रयोग चुनाव के लिए मतदान की विधि के लिए किया जाता है। बैठक में उपस्थित सदस्य मतदान की स्थिति में किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक मतदान कर सकते हैं। व्यवस्था का प्रश्न। नेक्स्ट बिंदु है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जब किसी विशेष प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है तो बैठक में शामिल कुछ सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। व्यवस्था का प्रश्न संगठन के नियम, सावधानिक प्रावधानों, बैठक की संरचना से संबंधित हो सकता है। जैसे कोई सदस्य ये कह सकता है कि गण पूर्ति नहीं हुई है तो बैठक कैसे हो रही है, या अगर किसी के द्वारा अभद्र भाषा या अभद्र व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है तो कोई सदस्य पॉइंट कर सकता है इसको। यदि कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न है तो अध्यक्ष तुरंत उस पर ध्यान देगा और मूल प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है उसको वहीं पर रोक देगा और व्यवस्था के प्रश्न पर अपना निर्णय देगा जो सभी सदस्यों के लिए मान होंगे। व्यवस्था के प्रश्न का निपटारा होने के बाद मूल प्रस्ताव पर चर्चा पुनः आरंभ कर दी जाएगी। अब हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिनट्स के बारे में चर्चा करेंगे। मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मीटिंग्स का, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मीटिंग्स, और कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि जो भी हमने प्रयास किया है, जो भी वीडियो बनाया है, वो आपको पसंद आया कि नहीं, वो आपके लिए उपयोगी है कि नहीं। अगर हमारे वीडियो बनाने में कोई कमियां रही हैं तो वो भी पॉइंट आउट करिए ताकि हम उसको सुधार कर सकें। हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। दोस्तों धन्यवाद।